मेरा मृदुल प्रणाम सभी को। आज पुनः फिर हम लोग क्रॉनिक डिजीज के पढ़ने के लिए हम लोग अगले चैप्टर में हम लोग चलते हैं। मैंने पिछले कई एक दिनों से क्रॉनिक डिजीज पर चर्चा कर रहा हूँ। आज मैं इस क्रॉनिक डिजीज जो पुस्तक डॉक्टर हैनीमैन ने प्रकाशित किया है, द क्रॉनिक डिजीज, देयर पिक्यूलियर नेचर एंड देयर होम्योपैथिक क्यूर, ये जो पुस्तक है इसके विषय में थोड़ा सा इसके आउटलाइन पर, इसके किस तरह का इसका फॉर्मेट है, कैसे कैसे पब्लिश, कितने एडिशन हुए, इस पर मैं आज चर्चा करूंगा और इसके बाद में आगे चल करके फिर मैं इसके टेक्स्ट पर भी आऊँगा। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, ये क्रॉनिक डिजीज, देयर पिक्यूलियर नेचर एंड देयर होम्योपैथिक क्यूर, ये डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन का एक के द्वारा रचित है, जिसके अंदर में कि क्रॉनिक डिजीज के जो प्रकृति क्या है, किस तरह का नेचर है और उसके कारण क्या है और उसके साथ में होम्योपैथिक इलाज उसका क्या हो सकता है, इस पर चर्चा इन्होंने किया है। और इसके बेसिक दो जो कॉन्सेप्ट है आपको माइल्ड का या यहाँ पर आपको जिक्र किया गया है। इसके साथ ही इसमें 47 एंटीसोरिक रेमेडीज जो कि ओरिजिनल प्रूविंग है उनका उसकी भी चर्चा की गई है। इसके मैथमेटिक थ्योरी का जो ग्राउंड वर्क है, जिसको मूल वर्क है, और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक डिजीज, इस पुस्तक के अंदर में हम लोगों को देखने को मिलता है। और 47 जो दवा उन्होंने क्यों दिया, इसके विषय में भी है कि ये इसके माध्यम से ये लोगों को बताना चाहते हैं कि आप कैसे होम्योपैथिक दवाओं का अध्ययन करोगे, है ना। तो ऐसा आपको मालूम होगा कि डॉक्टर हैनीमैन ने ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन भी लिखा है, मेट्रा मेडिका प्यूरा भी लिखा है और यह क्रॉनिक डिजीज भी लिखा है। तो इस तीनों के संदर्भ में थोड़ा सा चर्चा करते हुए हम लोग इसके आएंगे। आइए हम लोग देखते हैं कि इसके कितने संस्करण हुए। पहला संस्करण जो है तो 1828 से लेकर 1830 के बीच में प्रकाशित हुआ था, जो कि 4 वॉल्यूम में था। 4 वॉल्यूम में इसके बात हो। और इसके अंदर में जो है पैथोजेनेसिस एंड सीरीज ऑफ एंटीसोरिक रेमेडीज पर चर्चा की गई है। पैथोजेनेसिस रोग का और सिम्प्टोमेटोलॉजी वाज जो है सो पूरे तरह से पैथोजेनेटिक नहीं थे, बट इसके अंदर में जो क्लिनिकल सिम्टम्स के और बेडसाइड सिम्टम्स के साथ में जो उन्होंने देखा, उसका उन्होंने अध्ययन किया। यानी कि इससे ऐसा प्रतीत होता है कि डॉक्टर हैनीमैन इस 47 मेडिसिन को अपने क्लिनिक रोगियों के साथ में स्वयं अनुभव किया है और उस अनुभव के आधार पर उन दवाओं का विवरण इस पुस्तक में समाहित करने का कोशिश किया है। इसका दूसरा एडिशन जो है तो बहुत ही तुरंत ही 5 भागों में प्रकाशित किया गया। यह 1835 से लेकर के 1839 के भाग में, जो कि पहला वॉल्यूम जो है तो पहला और दूसरा 1835 में, तीसरा 1837 में, चौथा 1838 में और पांचवा 1839 में किया गया। और जैसा कि मैंने आपको बताया पिछले बार में कि केवल 2 सेकेंड एडिशंस में इसके प्राकथन नहीं है, मैंने प्रीफेस नहीं लिखे गया है, बाकी सभी में इन्होंने प्राकथन का जिक्र किया है, ठीक है ना। सेकेंड एडिशन जो है तो बहुत ही इनलार्ज है, जिसमें कि 25 रेमेडीज दिए गए थे उस समय में और 25 दवाओं का 25 दवाओं के साथ में उन्होंने इस पर आया था। और इसमें पिक्यूलियर फीचर्स, सभी का दवा का पिक्यूलियर फीचर्स के साथ में 30th पोटेंसी में जो इन्होंने उपयोग किया था उसके ऊपर में इन्होंने चर्चा किया है। और इसमें पैथोजेनेटिक सिम्टम्स और मेट्रा मेडिका प्यूरा, मैं एक चीज को बताना चाहूंगा कि मेट्रा मेडिका प्यूरा में जो दवाओं का वर्णन है और क्रॉनिक डिजीज में जो दवाओं का वर्णन है उसमें अंतर क्या है, उसमें परिवर्तन क्या है। तो क्रॉनिक डिजीज में जो दवा दी गई है और होम्योपैथिक मेट्रा मेडिका प्यूरा में जो दवा दी गई है
उसमें मूल अंतर है, इसको मैग्नेटिक क्लिनिकल अप्रोच के दृष्टिकोण से इसके अंदर में दवा को दिया गया है। उसके अंदर में उन्होंने जो प्रूविंग के आधार पर किया था, तो मेटामेडिका का जो मूल प्यूरा का जो मूल है वह प्रूविंग के आधारित है, और क्रॉनिक डिजीज में ये क्लिनिकल मैथमेटिक अंडरस्टैंडिंग के आधार पर है। यही दोनों पुस्तक में, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं दोनों एक ही है, दोनों एक नहीं है, दोनों में उनके अनुभव का अंतर है। एक प्रूविंग का है, पहला जो प्यूरा है तो वह प्रूविंग का अनुभव है, और क्रॉनिक डिजीज का जो है तो उनके क्लिनिकल है। अब तो सभी दवाओं का उन्होंने, जितने भी दवा उन्होंने प्रूविंग किए, सभी का क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस उन्होंने जिक्र नहीं किया है, क्योंकि ये जो 47 मेडिसिन देने के पीछे में कारण क्या था, मुझे ऐसा लगता है ये इसलिए इसको देना चाहे थे कि ये इसके माध्यम से लोग अपने क्लिनिकल अन्य दवाओं का भी अध्ययन करें, यानी कि उन्होंने रास्ता दिखाने का काम किया। इन दवाओं के माध्यम से आप आने वाले दवाओं को, आज के समय में आप देखेंगे कि क्रॉनिक डिजीज जो है तो 2 वॉल्यूम में है। पहला वॉल्यूम को कहते हैं कि थ्योरेटिकल पार्ट है, और इसके अंदर में थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है, और सेकेंड वॉल्यूम में ड्रग पैथोजेनेसिस कर दिया गया है। लेकिन जब आप जाएंगे तो मार्केट में आप पब्लिशर्स के पास में जाएंगे तो कहीं कहीं पर दोनों एक में भी मिल जाएंगे, माने ड्रग पैथोजेनेसिस और थ्योरेटिकल पार्ट या प्रैक्टिकल पार्ट जिसको कहते हैं, दोनों एक में मिल जाए, कहीं कहीं पर अलग अलग भी मिलते हैं। ये उनके प्रकाशक के ऊपर में निर्भर करता है, तो इसमें कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है कि 2 वॉल्यूम। लेकिन ये पहले वाले जो जितने भी वॉल्यूम थे, पांचों ये एडिशन वॉल्यूम, सभी को एक में एकत्रित करके अब प्रकाशित हो चुका है। ऐसा इसलिए हुआ कि ये जो आप देखेंगे, अगर एक एक चैप्टर को जब देखेंगे तो बहुत कम है, और पूरे जो थ्योरेटिकल पार्ट है बहुत ज्यादा दिखलाई नहीं पड़ेगा। तो जैसे जैसे इन्होंने प्रकाशित करते गए वो उसका वॉल्यूम बनता चला गया, ठीक है ना। अब इसके ट्रांसलेशन किए गए, ओरिजिनल बुक तो आपको है ही, लेकिन जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज में इन्होंने अपना लिखा है, तो इसके डिफरेंट ट्रांसलेशन किए गए इस किताब का, जो कि फ्रेंच लैंग्वेज में जॉर्डन के द्वारा पेरिस में 1832 में किया गया था सेकेंड एडिशन को, और फिर 1946 में किया गया। फिर फ्रेंच लैंग्वेज में ही बिगल के द्वारा किया गया था, और जिसको एडिट किया था डेस ब्रूडी ने 1832 में। और फिर ये इंग्लिश एडिशन, इंग्लिश फ्रॉम फ्रेंच एडिशन से इंग्लिश का ट्रांसलेशन किया गया था जीएम स्कॉट के द्वारा 1842 में। और फिर इटालियन लैंग्वेज में से किया गया था ब्लूरोमिनी टोरेनो के द्वारा 1832 में। फिर उसी तरह से 1839 में इटालियन लैंग्वेज में किया गया था, और फर्स्ट जर्मन एडिशन का 1894 से 5वें जर्मन एडिशन का से इंग्लिश में ट्रांसलेशन आपको एच.एफ. टैफल, बोरिक एंड टैफल के द्वारा, फिलाडेल्फिया के द्वारा किया गया था। तो हम लोगों के पास में इंग्लिश एडिशन 2 तरह के मिलते हैं, एक फ्रेंच एडिशन का फ्रेंच एडिशन से इंग्लिश का ट्रांसलेशन, एक जर्मन एडिशन से इंग्लिश का ट्रांसलेशन। तो देखिए ट्रांसलेशन के दौरान में थोड़ा बहुत कुछ अलग अलग हो जाता है, इसीलिए थोड़ा सा केयरफुली हम लोगों को इस दोनों के तुलनात्मक रूप से देखना चाहिए। अब आइए थोड़ा सा हम लोग इस पर यह भी चर्चा करें कि क्रॉनिक डिजीज, मेटामेडिका प्यूरा और ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के अंदर में क्या आपको बदलाव, क्योंकि ये 3 मूल पुस्तक है जिसका अध्ययन करना सभी होम्योपैथिक चिकित्सकों का ड्यूटी है, और वह प्रैक्टिस होम्योपैथिकली करना चाहता है तो उसे तीनों किताब को अच्छे तरह से अध्ययन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, रेगुलर इसको स्टडी करना चाहिए। क्रॉनिक डिजीज जो है, इसको कहा जाता है कि क्रॉनिक डिजीज कुछ नहीं है, एक ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन जो उन्होंने लिखा था उसका कंटिन्यूएशन है, उसका आगे वाला भाग है, यानी कि
ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन को एक्सप्लेन करने के लिए डॉक्टर हैनीमैन ने जो कमेंट्री दिया, कंटिन्यू किया, उसको वहां पर इसको माना जाता है, जिसके अंदर में कि और इसके जो थ्योरेटिक प्रैक्टिकल पार्ट है उसके कंटिन्यू, वो मेट्रा मेडिका प्यूरा का कंटिन्यूएशन पार्ट है। अब आपको समझ में आ रहा होगा ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन का कंटिन्यूएशन पार्ट थ्योरेटिकल क्रॉनिक डिजीज के अंदर में देखिएगा, और प्रैक्टिकल पार्ट के का जो है तो मेट्रा मेडिका प्यूरा का कंटिन्यूएशन पार्ट है। ये हम लोगों के लिए समझना आवश्यक होता है। आप सभी जानते हैं कि हम लोग सभी कोई ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के जनरल रूल के द्वारा होते हैं, लेकिन क्रॉनिक डिजीज में उन्होंने जो प्रिंसिपल्स को जो एक्सप्लेन किया है उसके जो व्यवस्था के वो स्पेशली खाली क्रॉनिक डिजीज के लिए है। ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में आपको एक्यूट डिजीज, क्रॉनिक डिजीज, इंडिस्पोजिशन, सारी बातों की चर्चा की गई है। अलग अलग सभी चीज को जनरल वे में किया गया है, लेकिन क्रॉनिक डिजीज जो है तो स्पेशली ये आपको केवल आपको क्रॉनिक डिजीज से रिलेटेड है। फिर मेट्रा मेडिका प्यूरा में जो जनरल सिम्टम्स है, जो कि हेल्दी ह्यूमन बींग्स पर, मैंने इसको बता चुका हूँ, हेल्दी ह्यूमन बींग्स पर जो प्रोटीन था उसको वहां पर दिया गया। लेकिन क्रॉनिक डिजीज में इस उन दवाइयों का जो जिनको की पैथोजेनेसिस इन्होंने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा था उसका अध्ययन है, जहाँ की उन्होंने माजमा का उपयोग किया था, सोरा का उपयोग किया था, सोरा सिफिलिस साइकोसिस का उपयोग किया था, करते हुए उन्होंने मैंने उसके आधारित दवा जो चुनाव किया था उसके आधार पर किए थे। इसीलिए कहते हैं इसमें जो दवाइयां हैं उसको उन्होंने नाम दिया एंटीसोरिक रेमेडी, यानी कि क्रॉनिक डिजीज में जो 47 मेडिसिन है उसका नामकरण डॉक्टर हैनीमैन ने कहा एंटीसोरिक रेमेडी, ठीक है ना। फिर ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन को जैसा हम लोग सभी जानते हैं कि सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंचर को है, लेकिन क्रॉनिक डिजीज में जो है तो इसमें केवल सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंचर के अलावे इन्होंने इसमें सोर्स और साथ में इसका सोर्स करने का मतलब कि उद्गम, और साथ में पॉजिटिव फैक्टर्स को जोड़ने का कोशिश किया। सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंचर कहता है कि समान ही समान इलाज करता है, लेकिन समान ही समान इलाज करता है तो इसे बातें पूरी नहीं होती है। इसको बात को पूरा करने के लिए उसके कारण को भी जोड़ना पड़ता है, जिसके कारण ही ये माजमा का जन्म हुआ। माजमा थ्योरी का इंक्लूजन होम्योपैथी में जो जिसके लिए कि डॉक्टर हैनीमैन को कई एक साल लगे, 12 साल से ऊपर लगा, और उसके बाद में इन्होंने इसके अंदर में लाया। यह केवल इसके अंदर में एडिशंस किया, उन्होंने पॉजिटिव फैक्टर्स को जोड़ने का कोशिश किया, और पॉजिटिव फैक्टर्स को उन्होंने माजमा के रूप में देखा, ठीक है ना। तो इसमें ये और ये सारी चीज को हम लोगों को देन स्पेशल क्लास ऑफ रेमेडीज कहते हैं डेजिग्नेटेड किया एंटीसोरिक रेमेडीज, उन्होंने क्लास दिया एंटीसोरिक में रेमेडीज विच हैज बीन क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ द माने कि हर एक दवा के साथ में आपको सोडा का लिंकेज बताएंगे, सोडा अगर होगा तो क्या क्या उसके अंदर में गुण होगा, ऐसा उन्होंने बताने का है। इसलिए ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन और क्रॉनिक ऑफ डिजीज मेडिसिन को एक दूसरे का पूरक कहते हैं, माने कॉम्प्लीमेंट्री है, या कंपेनियन भी हम कह सकते हैं, साथी भी है, दोनों को साथ में पढ़ना चाहिए। और इसे हम लोग को होम्योपैथी के कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिलता है। केवल आप ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन पढ़ते हैं और क्रॉनिक डिजीज को नहीं पढ़ते हैं तो आपका ज्ञान जो है तो थोड़ा सा अधूरा रहता है, इसीलिए दोनों को एक साथ मिला करके पढ़ना चाहिए। और ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन को में हम लोग कहते हैं ना कि बहुत लोग कहते हैं कि सिम्टम्स हट गया तो रोग खत्म हो गया, तो ऐसा होम्योपैथी के ऊपर में लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि ऐसा कैसे होगा, तो अलग हो सकता है कि लक्षण आप देख नहीं रहे हो लेकिन भीतर ही भीतर रोग तो पनप रहा है। इस बात को समझने के लिए आपको क्रॉनिक डिजीज को समझना पड़ेगा कि लक्षण जो हट गया, symptoms is removed means what is the meaning of the symptoms which are based on the some causes, किसी पर है तो जब हटने का मतलब ये नहीं होता है कि खाली ऊपर से हट गया,
इसका मतलब होता है कि वह मैथमेटिक लेवल से हट गया, ठीक है ना, मैथमेटिक लेवल से हट गया, तब उसको जाकर के आप क्यूरेटिव तक उसको कहते हो। तो डॉक्टर लोग कहते हैं कि लक्षण खत्म, तो खत्म नहीं, लक्षण खत्म तो उसका जड़ खत्म कि नहीं खत्म हुआ, इसको जानने का हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। एक चीज और है, डॉक्टर हेनीमैन ने स्ट्रेस दिया था एंटी माइग्मेटिक रेमेडीज का, है ना, एंटी माइग्मेटिक, और उसके साथ में इन्होंने एक शब्द जोड़ा, सेसेंटे कॉजा सेसेंटा, सेसेंटे कॉजा एंड सेसेंटे इफेक्टस, सेसेंटे कॉजा एंड सेसेंटेस इफेक्टस, दो बात है, सेसेंटे सेसेंटे कॉजा एंड सेसेंटे इफेक्टस। कहा जाता है कि कॉज सीजेज द इफेक्ट सीजेज, कॉज खत्म हुआ तो कारण भी खत्म हो जाएगा, है ना, कॉज खत्म हो गया तो कारण भी खत्म हो गया, इसीलिए कहते हैं सेसेंटे कॉजा, सेसेंटे कॉजा माने कारण है तो रोग है, और कारण खत्म हो गया तो रोग गायब हो गया। ये जो जो हम लोग कहते हैं ना सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेचर, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेचर का जो कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड है वो सेसेंटे कॉजा एंड सेसेंटे इफेक्टस, इसको मान के हम लोगों को चलना चाहिए। इसीलिए क्रॉनिक डिजीज में कहते हैं कि इटियोलॉजिकल फैक्टर्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल हम लोग क्रॉनिक डिजीज में जो इटियोलॉजिकल फैक्टर्स को देखते हैं, कारण को जो देखते हैं सोला सिफिलिस साइकोसिस के, तो अब जो आप रिपोर्टरी में देखते होंगे तो बहुत सारे रोगों के अंदर में लोग देखते हैं कि जब से चोट लगी, जब से ये है कॉजेशंस को भी लोगों ने अध्ययन करना शुरू किया, तो इस मैथमेटिक लेवल के पॉजिटिव फैक्टर्स के अलावा फिजिकल पॉजिटिव फैक्टर्स, मेंटल पॉजिटिव फैक्टर्स का भी हम लोग मेटा मेडिका में समावेश होने लगा। यह डॉक्टर हेनीमैन का ही देन है, जो कि उन्होंने कहा कि नहीं, कॉज के बिना अगर कारण नहीं समाप्त हुआ तो आपका जो लक्षण जो है तो समाप्त नहीं हो गया। इसीलिए कहा जा सकता है कि ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, क्रॉनिक डिजीज और मेटा मेडिका पूरा एक दूसरे का पूरक है, यानी कि एक दूसरे का सहायक भी है, एक दूसरे का पूरक भी है। इसीलिए हम लोगों को चाहिए कि हम लोगों को इससे निश्चित रूप से हम लोग इसका बार बार अध्ययन करते रहे कंपेरेटिवली, क्योंकि ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन का एक है क्रॉनिक डिजीज की तरफ रख लीजिए, मेटा मेडिका प्यूरा को रख लीजिए, जब तीनों के बीच में सामंजस्य स्थापित हो जाता है तभी हम लोग होम्योपैथी को कंप्लीट कहेंगे, यह मेरा मानना है। तो साथियों, आज मैंने आपको एक प्रारूप देने का कोशिश किया क्रॉनिक डिजीज का, कैसे क्या है। अब आगे चल करके हम लोग इसके टेक्स्ट पढ़ाएंगे, इसके डिफरेंट पार्ट्स पर डिफरेंट इस पर चलते रहेंगे। यह मेरा लेक्चर आपको हमेशा अवेलेबल रहेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा है, और अगर आपको कोई सवाल हो तो मुझे निश्चित रूप से कहा कीजिए। आप अगर कुछ प्रश्न करना चाहते हैं मुझे, मैं उसका स्वागत करूंगा उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। दूसरी बात, अगर क्रिटिसाइज करना हो तो निश्चित रूप से क्रिटिसाइज करें, क्योंकि क्रिटिसाइज के बिना जो है तो हम लोग अपने आप को सुधार नहीं सकते हैं। सुधारने के लिए आपका आलोचना भी मुझे आवश्यक है, लेकिन हाँ, आलोचना हेल्दी होना चाहिए, और ये इस बात का ध्यान में रखें हम लोग। तो आइए हम लोग फिर आगे चलते हैं, और इसके साथ में आज का लेक्चर मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। सभी को मेरा धन्यवाद, सभी को मेरा मृदुल प्रणाम।